सफ़ेद शलवार कमीज के साथ वास्कट पहने, काली आंखों पर चश्मा लगाए हुए एक शान से अपनी कार से बाहर निकला और हवेली में दाखिल हुआ तो सामने ही रमना बेगम बैठी थीं, तस्बीह कर रही थीं। इसे अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। इसकी आवाज़ सुनकर रमना बेगम ने फ़ौरन इसकी तरफ देखा और तस्बीह सामने मेज़ पर रखे खुशी से इसे अपने गले लगाया। अरकम, मेरे बच्चे, कैसे हो? और आज हवेली की याद कैसे आ गई? वैसे तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसके माथे पर बोसा देने के बाद रमना बेगम इससे बोली और साथ ही आखिर में शिकवा भी कर डाला। अम्मी, आपके सामने ही हूँ, देख लें कैसा लग रहा हूँ। और मैं पहले आना चाह रहा था मगर एक काम की वजह से आ ना सका और फिर मेरे पेपर शुरू हो गए, इस वजह से अब आया हूँ। अरकम इनके साथ सोफे पर बैठता हुआ बोला। अच्छा ठीक है, ये बताओ खाना खा कर आए हो या लगवाऊं? रमना बेगम ने अरकम से पूछा जैसे मुलाजमा अभी पानी का गिलास देकर गई थी। खाना मैं खा कर आया हूँ अम्मी, बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, मगर इससे पहले मैं आली से मिलना चाहता हूँ। अरकम ने पानी पीकर गिलास मेज पर रखते हुए रमना बेगम को जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मिल लो, अपने कमरे में ही है और फिर आराम कर लेना, रात को खाने पर बात होगी। रमना बेगम बोली तो अरकम उठकर अलिशबा के कमरे की तरफ चला गया और इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो अली बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अलिशबा ने सामने देखा तो अरकम को देखकर जल्दी से किताब साइड पर रखी और इसके गले जा लगी। आली, कैसी हो? और कभी कमरे से बाहर भी निकल आया करो। जब हवेली आता हूँ तो तुमसे मिलने कमरे में ही आना पड़ता है। अरकम ने अलिशबा से कहा। वो इससे अलग होकर इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगली दफ़ा आप आएंगे तो मैं दरवाजे में खड़ी होकर फूलों का हार हाथों में लिए आपका इंतज़ार करूँगी ताकि आप दोबारा शिकायत ना करें। वाह, क्या दिन होगा जब तुम ऐसा करोगे, वरना अब तो तुम्हें मुझे अपनी आली कम और खंडरों में रहने वाली चुड़ैल लग रही हो। अपनी आंखों को तो देखो क्या हाल हुआ है, तुमने लगता है सोती भी नहीं हो तुम। इसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुरा उठा, मगर इसकी आंखों के नीचे मौजूद हल्के जो इसके रत जगह का बता रहे थे, इन्हें देखकर वह बोला, ये सब छोड़ें, ये बताएं मेरे लिए शहर से क्या लाए हैं। आली ने इसकी चुड़ैल वाली बात को नज़रअंदाज करके कहा, तुमने बताया ही नहीं और मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ लाना याद नहीं रहा। इसने आली की बात सुनकर परेशानी से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जब मैं नहीं कहती तब भी तो लाते थे ना मेरे लिए कुछ ना कुछ। आली ने मासूम मुंह बनाकर कहा। इसके ऐसा करने पर अरकम को इस पर बेख्तियार प्यार आया। मजाक कर रहा हूँ, लाया हूँ तुम्हारा फेवरेट केक, मुलाजम ने फ्रिज में भी रख दिया होगा, खा लेना, मैं अब थोड़ी देर आराम करने लगा हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा और वो भी तुम्हारे कमरे से बाहर। अरकम इसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, ठीक है भाई, आप आराम कर लें, बाद में बात होगी। अलिशबा ने कहा तो अरकम इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। स्लीवलेस शॉर्ट और तंग शर्ट पहने, साथ तंग पजामा पहने वो बिना दुपट्टे की एक कट्टी पार्टी से वापस आई कि अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठे अपने शोहर को देखकर इसकी तरफ आई और इसके गाल पर बोसा देकर बोली, हाशिम, आज इतनी जल्दी आ गए? मुझे पता होता तो तुमने जल्दी आना तो मैं जाती ही ना। हाशिम ने इसकी बात सुनकर एक नागवार नज़र इसके कपड़ों पर डाली
इसे बिल्कुल भी पसंद ना था वैसे कपड़े पहनकर लोगों के लिए दावते नज़ारा बने, मगर हाशिम को इससे मोहब्बत थी, तब भी कभी इसे ड्रेसिंग बदलने का ना कहा। वो जो पहनती थी इसे पहन लेने देता। फिक्र मत करो, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? हाशिम ने हमना के गिर्द अपने बाजुओं का हिस्सा डालते हुए मोहब्बत से पूछा। सही था, मिसेस हमदानी मिली थी, आज इनसे बात हुई थी, बता रही थी कि इनकी बेटी तुम्हारे ऑफिस काम करती है इंटर्नशिप पर, मगर तुमने मुझे बताना भी पसंद ना किया। इसने अपनी नकली पलकों को झुका कर उठाते और गिराते हुए मासूमियत से पूछा, जबकि इसके लहजे में मौजूद सहर को हाशिम महसूस ना कर सका। डार्लिंग, याद नहीं रहा बताने का, और वैसे भी वो 2nd फ्लोर पर रहती है और मेरा ऑफिस 4th फ्लोर पर है। इसने प्यार से हमना से कहा। हमना को बहुत गुस्सा आया जब मिसेस हमदानी ने इसे अपनी बेटी का बताया, क्योंकि हाशिम ने जो ना बताया था, मगर इसने मिसेस हमदानी को यह भी शो करवाया कि इसे पता था। इसका दिल किया था कि वे इनकी बेटी को हाशिम के ऑफिस से फौरन बाहर फेंकवा दें, मगर हाशिम की नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थी। हमना ने हाशिम के गाल पर अपने सुर्ख रंग होठों से दोबारा बोसा लिया और बोली, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें याद नहीं होगा, वरना तुम मुझे बताना कभी ना भूलते। और छोड़ो इस बात को, मैं शावर लेकर आती हूँ, फिर साथ डिनर करते हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो शावर लेने चली गई और हाशिम अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। शाज़ैन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सहर बेगम ने शाज़ैन से पूछा, जो आज सुबह सुबह नाश्ते के लिए इनके साथ बैठा था। जी मॉम, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मुझे क्या होना है? इसने ब्रेड पर बटर लगाते हुए पूछा। मैं इसलिए पूछ रही थी कि आज तुम टाइम पर नाश्ते के लिए मौजूद हो, वरना 9-10 बजे से पहले नहीं उठते हो। सहर बेगम बोली तो शाज़ैन, जो इनको जवाब देने लगा था, इससे पहले ही तैमूर साहब बोल पड़े। सहर, आपने बताया था कि किसी लड़की ने आना है आज शफ़क़ की देखभाल के लिए। अगर वो आपको अच्छी लगे तो रख लीजिएगा, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को कोई मुश्किल पेश आए। जी, शाइस्ता बता तो रही थी कि अच्छी लड़की है, लाएगी, मैं देख लूँगी, आप फिक्र मत करें। सहर बेगम ने तैमूर साहिब को जवाब दिया तो तैमूर साहिब इनकी बात सुनकर अपनी जगह से उठते हुए बोले, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं अब ऑफिस चलता हूँ। तैमूर साहिब जब चले गए तो शाज़ैन, जो इनकी बातें सुन रहा था, सहर बेगम से बोला, मॉम, आपने बताया नहीं कि कोई लड़की रख रही है शफ़ी के लिए? याद नहीं रहा तुम्हें बताने का, और तुम यूनिवर्सिटी जाओ, जब आओगे तब पूछना। सहर बेगम इसे बोलते हुए बैठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। एनी हादी को अम्मा जन्नत के घर छोड़कर अम्मा जन्नत की बताई गई औरत शाइस्ता के साथ काम के लिए चली गई। शाइस्ता इसे एक बड़े से घर में लेकर आई। वो शाइस्ता के पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हुई और शाइस्ता इसे लेकर एक कमरे की तरफ गई और दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से इजाज़त मिलते ही एनी शाइस्ता के साथ अंदर दाखिल हुई। सहर बेगम ने शाइस्ता और इसके साथ मौजूद लड़की को एक नज़र देखने के बाद शाइस्ता को जाने का कहा और एनी को अपने सामने खड़ा होने का कहा। एनी चुपचाप इनके सामने खड़ी हो गई, जबकि नज़रें इसकी नीचे ही थीं। क्या नाम है तुम्हारा लड़की? सहर बेगम ने करख्त लहजे में पूछा। हुरल ऐन मैम, एनी ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया।
क्या करती हो घर में, कौन कौन है और कहाँ रहती हो, सब बताओ मुझे। सहर बेगम ने इसका नाम सुनकर इससे मजीद पूछा। प्राइवेट पढ़ती हूँ और मैं अपने छोटे भाई के साथ रहती हूँ। माँ बाप का कुछ देर पहले इंतकाल हो गया था और शाइस्ता बाजी के घर के करीब ही रहती हूँ। एन ने जवाब दिया तो सहर बेगम ने एक नज़र इसको दोबारा देखा, जो सुर्ख सफ़ेद रंगत की मालिक खूबसूरत लड़की थी और यही खूबसूरती इन्हें ठटकी थी। वैसे तो मुझे तुम्हें रखने में कोई मसला नहीं, मगर तुम्हें अपना ये सफ़ेद रंग छुपाना होगा। मैं नहीं चाहती तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके मेरे जवान बेटे को अपनी अदाओं के जाल में फंसाओ। सहर बेगम करख्त लहजे में बोली। तो इनकी आखिरी बात सुनकर इसका मरने को दिल किया। इतनी जिल्लत, मगर इसे इस काम की ज़रूरत थी। अपनी अना को एक तरफ रखकर वो मजबूत लहजे में बोली, अगर मेरी खूबसूरती की वजह से आप मुझे ये कह रही हैं तो आप फिक्र मत करें, मैं मेकअप से इसे छुपा दूंगी, मगर मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है। बस ठीक है, सबसे पहले तो तुम अपना ये रंग काला करना और अपनी ये सब्ज आँखों पर भी लेंस लगाकर कल आना। फिर मैं तुम्हें देखकर बताऊंगी कि तुम ये काम कर सकती हो या नहीं। आप जाओ यहाँ से। सहर बेगम इसे देखते हुए इनकी बात सुनकर एनी कमरे से बाहर चली गई।